हैं हालात और खराब। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों को 25 नवंबर को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। शताब्दी समारोह कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कोरोना के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होंगे शामिल। हरदोई में नगर पंचायत की गड़बड़ी से परेशान 11 सभासदों ने इस्तीफा दिया। डीजल और स्ट्रीट लाइट में घोटाले का गंभीर आरोप। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भूमिका पर भी सवाल उठे। राकेश हत्याकांड में आगरा पुलिस ने किया खुलासा। 100 रुपए के लेन देन के विवाद में 2 दोस्तों ने मिलकर किया था कत्ल। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का कोरोना से 86 साल की उम्र में निधन। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया। राहुल गांधी ने लिखा, सच्चे कांग्रेसी थे मुख्यमंत्री गोगोई। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से आपको बताएंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कानपुर हादसे के बारे में, जिस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। अधिकारियों को मौके पर जाने के आदेश दिए गए हैं। पीड़ितों की हर संभव मदद करने का कहा गया है। घायलों को बेहतर इलाज मिले, योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में जिस तरह से बिल्डिंग धराशायी हुई है उस पर संज्ञान ले चुके हैं और तमाम आलाधिकारी इस समय मौके पर मौजूद भी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए दोषियों के खिलाफ और जल्द से जल्द राहत बचाव का काम पूरा किया जाए। इस समय भी आपको बता देते हैं हम कि राहत बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है और अंधेरे में ही राहत बचाव के काम में तेजी लाई जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं इसी खबर से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ा सवाल लेकिन यही है कि आखिरकार इतने बड़े हादसे का गुनहगार कौन है। ये बड़ा हादसा जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। रेस्क्यू लगातार जारी है। 5 तस्वीरों से आप इस पूरी खबर को समझ सकते हैं। जर्जर हालत में ये इमारत थी जो ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। बात जो सामने निकल कर आई है वो बगल में चल रही खुदाई को लेकर है कि ये खुदाई जो चल रही थी काफी गहरी खुदाई की जा रही थी और ये एक बड़ी वजह हो सकती है इस बिल्डिंग के ताश के पत्तों की तरह ढहने की। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट, इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर पर संज्ञान लिया। और आइए एक बार फिर से आपको ये 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप उस समय की देख रहे हैं जब ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से ढह जाती है, भरभरा कर गिर जाती है नीचे और कई लोग, कई परिवार इस बिल्डिंग में रह रहे थे। आसपास के लोगों ने बताया अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और दूसरी तस्वीर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है वो इस समय लगातार होते राहत बचाव के कार्य की तस्वीरें हैं। तो आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर में ये पूरा बाजार जो है इसमें ये हादसा हुआ है। एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई जिसमें कई लोग थे और इस समय भी राहत बचाव का काम चल रहा है। सीधे रुख करते मेरे सहयोगी अमित गंजू की तरफ जो इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित गंजू, ये बड़ा घटनाक्रम, बड़ा हादसा जिसमें कई लोग इस समय भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है इस खबर पर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। देखिए कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा निश्चित तौर पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का कहना था कि किसी ने कहा 12, किसी ने कहा 15, किसी ने 18, प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी पूरी पड़ताल की। डीआईजी डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह, डीएम आलोक तिवारी मेरे साथ दोनों मौजूद हैं। पहले इनसे ही जानते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। डीआईजी साहब, क्या हादसा हुआ और वर्तमान में क्या स्टेटस है सर? ये लगभग 8 बजे की ये सूचना है कि ये अनवरगंज थाना क्षेत्र में ये पता चला था कि एक जगह जहां बेसमेंट की खुदाई हो रही है, बिल्डिंग का पीछे वाला पोर्शन गिर गया है। उसमें काफ़ी किराएदार रह रहे थे, पुरानी बिल्डिंग्स थी और उस सूचना पे हमारी फोर्स मौके पे पहुंची। आसपास के लोगों से बात की गई तो ये पता चला कि एक आदमी के यहाँ दबे होने की संभावना है। उनको निकाल लिया गया। हमारी रेस्क्यू टीम ने वहाँ एक्टिवली ऑपरेट करके उनको निकाल के उनको घायल हालत में उर्सुला हॉस्पिटल में वहाँ पहुँचा दिया गया है उनको और उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है।
और डीएम साहब के द्वारा डायरेक्टर उसला को भी डायरेक्ट कर दिया गया है। सभी लोग उनके प्राथमिक इलाज में लगे हुए हैं। यहाँ पे बाकी का रेस्क्यू ऑपरेशन करके हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि और भी जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं वहाँ से जो लोग उस बिल्डिंग्स को जो वहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ से निकाल के या तो उनके जो अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना चाह रहे हैं वो वहाँ जा रहे हैं, अन्यथा जो हमारे रैन बसेरे हैं उनमें उनको शिफ्ट किया जा रहा है, गेस्ट हाउसेस में उनको शिफ्ट किया जा रहा है और नगर निगम के द्वारा उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। रैन बसेरे में प्रॉपर उनका अरेंजमेंट हो उसको इंश्योर किया जा रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये इंश्योर किया जा रहा है। सर एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यही वो कैंपस है जहां आज से 1-1.25 साल पहले भी एक महिला की मौत हुई और आज फिर एक घायल हुए, कहीं ना कहीं उन दोषियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? देखिए, संज्ञान में आया है कि 1 साल पहले भी यहाँ शायद कोई बिल्डिंग कोलैप्स की थी जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उसका कारण क्या था उस समय का वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन जो ये बेसमेंट खुद रही है उसकी जो एम्बैंकमेंट है जिसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिसके कारण ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, डेफिनेटली यहाँ जो भी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर या उनके साइट ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहे थे या इस पोखलिन मशीन के जो ऑपरेटर थे वो ऑपरेट कर रहे थे, उनकी क्लियर कट नेग्लिजेंस है जिस कारण से उनका जो एम्बैंकमेंट था, जो स्ट्रेंथनिंग थी वो कोलैप्स की, जिस कारण से उसके बाद में बिल्डिंग्स कोलैप्स की। तो ये तो वहाँ के सिविल इंजीनियर को और बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर को देखना था कि किसी भी तरह से उनकी जो एम्बैंकमेंट वॉल है वो कोलैप्स ना करे। उसी के कारण से ये जो बिल्डिंग का नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ है। अच्छी बात यह है कि बहुत से लोग इस बिल्डिंग को कोलैप्स होने से पहले यहाँ से निकल गए थे। एक हमारे यहाँ आदमी इंजर्ड था जिसको हमने रेस्क्यू कर लिया और रेस्क्यू करके उनका इलाज कर रहे हैं। आसपास की जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उसमें लग के हमारी फोर्स के लोग, सिविल डिफेंस के लोग, नगर निगम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लग के उनको खाली करवा रहे हैं, उनको शिफ्ट कर रहे हैं। अमित गंभीर सवाल ये भी आप पूछ सकते हैं कि इस बिल्डिंग के धराशायी होने के बाद ही प्रशासन की नींद क्यों जागी है? इससे पहले इस बिल्डिंग जो आसपास की जर्जर इमारतें हैं वो ढहने की कगार पे है, उनको खाली समय रहते क्यों नहीं कराया जा रहा? अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है, लोगों की जान जा रही है, तब प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं और आसपास की बिल्डिंगों को खाली करा रहे हैं। डीएम साहब, इससे पूर्व में भी कानपुर में तमाम ऐसे हादसे हुए। कानपुर में आज भी, ये हम नहीं कह रहे हैं, नगर निगम की रिपोर्ट बताती है कि 660 ऐसे भवन हैं जो जर्जरा के कभी भी गिर सकते हैं। क्या आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? हादसे के बाद ही क्यों जांच कराई जाती है? देखिए, पास्ट में जो एक्टिविटीज़ हुई है, पास्ट में जो हुआ, उनका एग्जैक्ट नॉलेज अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। जिनकी गलती है, चाहे नेग्लिजेंस की हो चाहे विलफुल हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, गलत हुआ है, विल फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखा, डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह और जिलाधिकारी दोनों यहाँ मौजूद थे, जिनका साफ कहना और मानना है कि ये फिलहाल जो भी इंजर्ड थे उन्हें निकाल दिया गया है। जो एक सीरियस इंजर्ड था उसे अस्पताल भेजा गया है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा कंचन, आपके माध्यम से ये मैं फ्रंट का पोर्शन फिर दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए बैरिकेटिंग अब लगा दी गई है। ये फ्रंट पोर्शन है, वो बैक पोर्शन था, ये फ्रंट है। पुलिस के अधिकारी या जवान मौजूद हैं। अब पूरे एरिया में अननेसेसरली जिस प्रकार से लोगों का जो आवागमन था उस पर रोक लगा दी गई है। ये बैरिकेटिंग है, इसके आगे से कोई नहीं जा सकता है, पूरा बंद है। और कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे ये वो बिल्डिंग के आगे का सिरा है जिसका कुछ पोर्शन फिर दरदरा गिरा है। अगर कोई देखा जा सकता है कि कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है। किसी का कहना है अंग्रेज के समय से बिल्डिंग है और ऐसी 3 बिल्डिंग है जिसमें लगभग 27 फैमिलीज रहती थी, जिनको खाली करा दिया गया है। अच्छा, जिन लोगों की डिटेल्स मांगी गई थी कि यहाँ 12 लोग रह रहे थे, उसमें से 10 लोग निकल चुके थे, बिल्डिंग के पोर्शन के थे। किसी के नी पे चोट है, किसी के आर्म्स में हल्की सी खरोच आई है, लेकिन जो मेजर रूप से था जिसे था उसे उर्सला अस्पताल भेजा गया। अमित, लेकिन बड़ा सवाल और गंभीर बात यही है कि हादसा होने के बाद ही हमारे प्रशासन की नींद क्यों जागती है? प्रशासन के अधिकारियों की नींद तभी क्यों जागती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आप तक भी पहुंच गई होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी खबर पर संज्ञान ले लिया है और उन्होंने सख्त से सख्त सजा देने की बात की है दोषियों के खिलाफ। जो भी दोषी पाए जाते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए कंचन, आपको बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया, जिसका ये परिणाम है कि अधिकारी चाहे डीएम हो, डीआईजी हो, एडिशनल एसपीज हो, यहाँ फोर्स पहुंचा, पूरे एरिया में सर्वे किया और यहाँ के आसपास के मकान की डिटेल ली है। जिसका ये साइट चल रही थी, जिसके यहाँ काम चल रहा था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है। प्राथमिकता ये थी कि यहाँ के क्षेत्र में जो लोग हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर कोई फंसा है तो उसे बाहर निकाला जाए। जो जर्जर मकान है उसमें लोग दोबारा रिजाइड न करें, उसे इंश्योर किया जाए। सेकेंडरी स्टेज पर FIR लिखाने की ये बात कही जा रही है। और जो दोषी लोग हैं जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है,
हालांकि इसमें किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन जैसे पहले बताया जा रहा था कि कई लोग इसमें दबे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात पे मोहर लगाई है कि सिर्फ एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, मगर वो आउट ऑफ डेंजर है, जैसा कि जिलाधिकारी और डॉक्टर पितेंद्र सिंह डीआईजी ने बताया। जी ठीक है। अमित गंजू, अभी इस हादसे को बीते हुए काफी समय हो चुका है और अब राहत बचाव का काम भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। जैसे कि आप अधिकारी से बात कर रहे थे, उन्होंने भी साफ कर दिया कि बहुत ही कम लोग होंगे जो मलबे के नीचे दबे होंगे, क्योंकि एक शख्स को बाहर निकाल लिया गया है और बहुत ही कम लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे। ये बिल्डिंग कितने माले की थी, कैसी हालत में गिरी, तो वहां आसपास में लोग कितने थे, कैसे इस बात की सूचना प्रशासन तक पहुंचाई गई कि ये बिल्डिंग गिर चुकी है, और सटीक नंबर ध्यान में नहीं रखते हुए इस बेसमेंट को खोदा है तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, चाहे उनके ऑपरेटर है या साइट इंचार्ज है, या जो भी इस पूरे इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। कितने लोग अभी यहाँ पर हैं? अभी तक की सूचना में एक आदमी की सूचना थी, लेकिन बाकी भी मलबे को हटाया जा रहा है द्वारा या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा। उसको प्रॉपर्ली इंक्वायर करके देखा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अधिकारियों को आप सुन रहे हैं जिन्होंने साफ कर दिया है कि जिसकी भी वजह से जो भी दोषी पाए जाते हैं इस पूरे हादसे में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमित गंजू लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद है। अमित गंजू, हादसा हुए थोड़ा समय बीत चुका है, राहत बचाव का काम बहुत तेजी से चल रहा है, एक सटीक नंबर आप तक पहुंच चुका होगा, एक सटीक जानकारी पहुंच चुकी होगी कि इस बिल्डिंग में कितने लोग रह रहे थे और अब कितने लोग दबे हो सकते हैं मलबे के नीचे, क्योंकि अधिकारी ये भी कह रहे थे कि समय रहते ही काफी लोग इस बिल्डिंग से निकल चुके थे। देखिए कंचन जी, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। पहले तो मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा कि ये फ्रंट पोर्शन को थोड़ा अगर पैन होक करके दिखाया जा सके, और इस बैरिकेडिंग से आगे जाना अलाउड नहीं है, मगर हम कोशिश करते हैं कि दूर से ही खड़े होकर सेफ्टी पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं और नॉर्म्स को मानते हुए दिखाने का प्रयास करें कि ये वो फ्रंट साइड के बिल्डिंग के पोर्शन है। ऐसे 3 मकान थे, चौरसिया भवन, जैन हाउस और उसके बगल का जो फ्रंट का पोर्शन है। इसमें जो फैमिलीज रहने की अगर बात की जाए, जिसका पोर्शन डिमोलिश हुआ, जो जर्जरा के गिरा है, उसमें 3 फैमिलीज थी। उसके बाद जैसे ही मकान गिरा, जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी का साफ कहना है कि वो हट गए थे वहां से, वो भागने में कायम हो गए, थोड़ी मोटी हल्की चोटें उनको लगी, और उसके बाद से क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि अब फिलहाल वहां कोई भी मौजूद नहीं। जैसा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसमें कहा है, हम प्रत्यक्षदर्शी एक जो है या जो इसके जो एप्लीकेशन लिए थे उनको ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि तब से काफ़ी देर से उस भीड़ में थे। वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि उनकी ये प्रेमिसेस उनका है, उनका केस तमाम है। क्षेत्रीय लोगों का जिस प्रकार से पूरा वर्णन था, पहले जिस प्रकार जो अफरा तफरी का माहौल था वो थोड़ा समाप्त सा हो गया है। पुलिस के अधिकारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। उनका साफ कहना है कि जो लोगों के नाम आइडेंटिफाई हुए थे उस मकान के अंदर से, वो सब आइडेंटिफाई 12 लोग थे, उनके नाम बाहर आ चुके हैं। जो एक इंजर्ड है 13 पर्सन, वो अस्पताल में है, जिसका नाम राजेंद्र बताया जा रहा है। ये वो प्रेमिसेस है, उसका गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब यहाँ किसी सबके प्रवेश पर रोक लगा दी गई, पुलिस के जवानों को यहाँ मुस्तैद कर दिया गया, कोई भी इस प्रेमिसेस में फिलहाल इंटर नहीं करेगा, क्योंकि जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब तक इसकी जांच नहीं होगी, यहाँ किसी प्रकार का कोई काम नहीं होगा। तो पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ भी मौजूद, आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सारे ऑफिसर्स को यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया। कंचन जी, जांच का विषय है कि आखिरकार इस पूरे हादसे में दोषी कौन निकलकर सामने आते हैं, और जैसा कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, जो भी दोषी पाया जाता है, दोषी निकलकर सामने आता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने वाली है। शुक्रिया आपका अमित गंजू, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। कानपुर में आज ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आपसे कुछ ही देर पहले 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें भरभरा कर ये पूरी बिल्डिंग गिर गई है, जिसमें कुछ परिवार रह रहे थे। इस समय भी मलबे के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसको चलते राहत बचाव का काम लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुला बाजार की तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। कई साल पुरानी बिल्डिंग, अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग बताई जा रही है, जो धराशायी होगी ताश के पत्तों की तरह। और इस पूरे घटनाक्रम में ताजा अपडेट ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया इस खबर पर। जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची, उन्होंने साफ कर दिया कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, राहत सामग्री पहुंचाए जाए और राहत बचाव का काम तेजी से किया जाए। साथ ही जो लोग दोषी हैं, जिस वजह से हादसा हुआ है, उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं और दिखाते हैं बेडरूम में मैं खाने की तस्वीरों के साथ। तोड़ी दीवार तो निकली शराब। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बेडरूम में मैं खाना कैसे हो सकता है, दीवार में शराब को कैसे रखा जा सकता है। ये सब कुछ देखकर पुलिस भी हैरान थी, लेकिन ऑपरेशन जाम ने जहरीली शराब के शातिरों का भांडाफोड़ कर डाला। लखनऊ और प्रयागराज में जहरीली शराब से मौत के बाद पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान कई जिलों से हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आज उन्हीं तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे यह अवैध शराब जहरीली शराब हो जाती है। थोड़े से फायदे के लिए लोगों की जिंदगी छीन लेने वालों के खिलाफ पुलिस ने जब अभियान शुरू किया तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें आगरा से आई। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। आगरा के इस घर में जब पुलिस गई तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था। पुलिस को लगा कि शायद वो गलत घर में आ गई है। टॉर्च की रोशनी में घर की तलाशी लेने लगी। शुरू में पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही टीम लौटने को हुई, दीवारों से आ रही शराब की खुशबू ने उन्हें रोक लिया। बहुत मुश्किल हुई। पहली बार में तो मैं लगा शायद यहाँ होगी नहीं, गलत सूचना है, लेकिन बाद में जब बहुत बारीकी से देखा तब हमें वो चीज़ें कुछ नज़र आई कि हाँ स्मेल आ रही थी, हल्की हल्की स्मेल आ रही थी। तो हमें लगा कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, स्मेल आ रही है। तो उसी स्मेल के आधार पर हमने तहखानों का पता किया। सीओ महेश कुमार की टीम ने तुरंत दीवारें तोड़ना शुरू किया। जब दीवार टूटी तो अंदर शराब का तहखाना मिला। पुलिस को लगा कि दीवार में कोई कितना शराब रख सकता है, लेकिन जब निकालने लगे तो 500 लीटर शराब निकली। आगरा में पुलिस ने ताजगंज इलाके में एक घर में छापेमार कार्रवाई की है, जहां से 500 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद की है। सबसे खास बात यह है कि मकान के अंदर दीवारों में तहखाने बनाए गए थे, फर्श के अंदर तहखाने बनाए गए थे, जहां पर इस अवैध शराब को रखा गया था। दीवारों के बीच से पूरी तरह से पैक शराब के पाउच मिल रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे दीवारों के बीच से शराब निकाल रही है। पुलिस को विश्वास हो चुका था कि इस घर में शराब के और ठिकाने होंगे, इसीलिए घर के अंदर बेडरूम की तलाशी शुरू कर दी। और जब फर्श को तोड़ा गया तो छोटे छोटे कई तहखाने मिले जिसमें शराब भरी। दीवारों से लेकर आंगन तक, कमरे से लेकर बरामदे तक शराब ही शराब। बड़ी मात्रा में कच्ची शराब मिली है और इसमें जो है ऐसी जगह मिली है उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। फर्श तोड़ के देखा जा रहा है तो नीचे फर्श नीचे तहखाने मिल रहे हैं, दीवारों के अंदर तहखाने मिल रहे हैं। लगभग 500 लीटर कच्ची शराब मिली। ये एक सेलर का काम करते हैं, बनाते नहीं, कहीं से लाते हैं और यहाँ सेल करते हैं। यानी इस जहरीली शराब को कोई और बनाता है, फिर उसे आगरा में छिपा कर रखा जाता है और ऐसी जगहों से इसकी सप्लाई की जाती है। पुलिस सप्लाई के तार को जोड़कर अवैध शराब बनाने वालों तक पहुंचना चाहती है। जानकार बताते हैं कि जहरीली शराब में तमाम तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान के अंदरूनी शरीर में असर करती है, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। आगरा में जो शराब बरामद हुई है, बताया जा रहा है कि ये धौलपुर से आई थी, जिसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। तो आगरा में 500 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त कर दी गई। लेकिन झांसी की अगर बात की जाए तो इससे कहीं ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते जहरीली शराब बरामद हो चुकी है। पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची तो जहर से भरे हुए ड्रम मिले हैं। अगर ये शराब लोगों तक पहुंचती तो ना जाने कितनी जाने जा सकती थी। जेसीबी मशीन से गड्ढे की खुदाई और उस गड्ढे में जहर को दफना दिया गया। अवैध शराब निष्कर्षण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 2200 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है और 35,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 47 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।
पुलिस ने ड्रम में भरी जहरीली शराब को गिराकर नष्ट कर दिया, तो वहीं लहन और शराब बनाने वाली सामग्रियों को जमीन में दफन कर दिया। आखिर झांसी में शराब तैयार कैसे हो रही है? यहाँ पर एक जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि दो तरह से शराब जहरीली बनती है। पहली शराब ओपी केमिकल से जहरीली बनाई जाती है, जिसमें नशे की गोलियाँ शराब तस्कर मिला देते हैं, जिसके बाद शराब में नशा अत्यधिक हो जाता है। देसी तरीके से बनाई जाने वाली शराब में नीम की गोलियां घातक साबित होती है। बताया जाता है कि ज्यादा मात्रा में नीम की गोलियों का इस्तेमाल शराब को जहरीला बना देता है। इस शराब को झांसी के कई इलाकों में तैयार किया जाता है। बुंदेलखंड में खास तौर से कबूतरा प्रजाति के लोग शराब बनाते हैं। इसमें मुख्यतः वो इस्तेमाल करते हैं महुआ और गुड़। ये जब महुआ गुड़ का जो सेवन होता है, बनाते शराब, इसके बाद जब ड्रमों में डाल के इनको ज़मीन के नीचे रख देते हैं या खुले में रख देते हैं, ऐसे में कोई जहरीला सांप या कोई जानवर आकर उसमें मर जाता है, जिसके बाद ये शराब जहरीली बन जाती है। और ये शराब जहाँ जहाँ जाती है तबाही मचाती है। देसी शराब का इस्तेमाल ज्यादातर ग्रामीण और गरीब लोग करते हैं। सस्ते दाम पर मिलने वाली शराब कहां कहां सप्लाई होती है, पुलिस उसी तार को पकड़कर असली गुनहगारों तक पहुंचना चाहती है। साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रही है कि गांव में बनने वाली शराब पीने से बचें और अगर कोई बनाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि कोई अनहोनी होने से पहले लोगों की जान बचाई जा सके। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। आप तक ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार,
टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शान। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो जो सितंबर में 67,000 के पार पहुंच गए थे एक्टिव केसेस यूपी में, वो घटकर अब 22-23 हजार के आसपास है, यानी कि करीब आधे के आसपास, आधे से भी बेहद कम, 1/3 के आसपास। ये यूपी की तस्वीर है। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा आ रहा है, उछाल आ रहा है। यूपी में हालांकि उस तरीके से अभी तक नहीं, मगर यूपी से सटे दिल्ली, एनसीआर में और इसीलिए कई जिलों में अब चिंता की लकीरें, और लकीरें पूरी यूपी के लिए भी। तो एक तरफ जहां यूपी ने अब तक काबू करके रखा कोरोना को, सीएम योगी, यूपी सरकार के कदमों ने कोरोना को पूरी तरह से काबू में रखा यूपी में, बाकी देश के मुकाबले, बाकी दुनिया के मुकाबले। लेकिन क्या अब फिर से जो एक लहर आई है उससे मुकाबला हम कर पाएंगे? किस तरीके से? आइए आज महाबहस में मैं समझूंगा तमाम विशेषज्ञों से इसी सवाल पर। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोरोना से देश परेशान, यूपी सावधान। 5 जनपदों को छोड़कर बाकी सब जगह पे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट भी कम हो गए हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र भी सीमित है अभी। कोरोना पर लगाम, वैक्सीन का इंतजाम। वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इसके लिए बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। महामारी के खिलाफ जंग अभी जारी है। उत्तर प्रदेश की सरकार, खासकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, पूरी तरह इस महामारी से लड़ पाने में अक्षम साबित हो रही है। अभी भी सरकार सचेत नहीं रही है, कह रही कि सब कुछ ठीक रहेगा। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब हम लोग उत्तर प्रदेश में किसी को ना खोएं। योगी मॉडल हिट, कोरोना कितना चित? आज महाबहस इसी पर। जी हाँ, तो कोरोना से हम अभी कितना अब और डरें, कितना सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए मैं डरने की बात कर रहा हूं। डरने का मतलब ये कहते नहीं कि वाकई डर जाएं, लेकिन चौकस रहने की कितनी जरूरत है। क्या फिर से जो कोरोना ने दस्तक दिया है, यूपी को दस्तक दे रहा है, दिल्ली में कोरोना की भारी लहर देखने को मिल रही है फिर से एक बार, तो क्या यूपी को कितने सावधान होने की जरूरत है? सरकार क्या क्या कर रही है हमें बचाने के लिए, जो अब तक करती रही है? और आगे अगर वैक्सीन आया तो कैसे यूपी के हर एक जनता को यह वैक्सीन सरकार पहुंचाएगी, देगी? डॉक्टर समीर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। डॉक्टर डीपी मिश्र, पूर्व सीएमओ मेरे साथ हैं। डॉक्टर नीरज निश्चल, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, एम्स से। सुभाष शर्मा साहब, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। डॉक्टर डीपी मिश्रा जी, आप सीएमओ रहे हैं, आप यूपी को बड़े अच्छे से समझते हैं। मैं आपसे ही सबसे पहले समझना चाहता हूं, क्या फिर से एक बार जो तस्वीर और लहर की बात हो रही है, वेव की बात हो रही है, तो हमें कितना डरने की फिर से एक बार जरूरत है? देखिए, हर जगह पूरे विश्व में जहां एक बार कोरोना की महामारी आई थी और काफ़ी सबसाइड हो गई थी, कम हो गए थे केसेस, उसके बाद भी वहां दूसरी लहर आई है। तो ये जो कोरोना की पैंडेमिक है, इसका ये स्वाभाविक रूप है कि कम हो जाता है, उसके बाद दोबारा ही आता है। दोबारा जो ये कोरोना की महामारी आती है तो ये काफ़ी गंभीर किस्म की बीमारी को लेकर आती है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। काफ़ी हद तक जिस तरह प्रवासी मजदूर वगैरह उत्तर प्रदेश में आए, यहाँ की सरकार और प्रशासन के कार्य से काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन इससे में हमें आत्ममुक्त होने की आवश्यकता नहीं है जी, क्योंकि पुनः इसके उभरने की संभावना है। जैसे हमारे कई त्यौहार गए,
दिवाली गई, छठ पूजा गई, नाना रकम के बंगाली दुर्गा पूजा गया, तो इसमें जो भीड़ इकट्ठा हुई और फिर मॉल खुले। राइट सर, आपने बड़ी अहम दो बातें कही हैं कि हमने कंट्रोल अब तक किया यूपी में बहुत ही काबिल तारीफ तरीके से, मगर अब फिर त्योहारों के सीजन ने और बदलते मौसम ने क्या इसे बढ़ा दिया है। डॉक्टर नीरज निश्चल साहब, मां के मेहमानों से पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, एसोसिएट प्रोफेसर आप एम्स से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या हमें फिर से उतने ही चौकस हो जाने की जरूरत है सर, जैसे हम पीछे रहे, जैसे हम यूपी में कोरोना को बहुत हद तक मात देने में कामयाब रहे, लेकिन फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है? देखिए, फिर से चौकस होने का कोई जो आप बात कर रहे हैं, बेसिकली हमें हमेशा चौकस रहना पड़ेगा जब तक कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आ जाता, इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आ जाता, या ये वायरस इतना वीक हो जाए कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना बंद हो जाए। तो जब तक ये सब चीजें नहीं आती, हमें चौकस कम होने का कोई मतलब नहीं है, और हम जब तक सावधान नहीं रहेंगे तब तक ये बीमारी हमें परेशान करती रहेगी, लोगों को इन्फेक्ट करती रहेगी और जाने जाती रहेंगी। तो क्या अभी जो सूरत उभर रही है दिल्ली में खासतौर से जो हम देख रहे हैं, और यूपी के भी 4-5 जिलों में अब तक ये दस्तक दे चुका है, जो लहर की बात हो रही है, कितना डरने की जरूरत है, ये भी हमें समझा दीजिए आप भी। तो जैसा आपने पहले कहा स्टार्टिंग में कि डरने की जरूरत नहीं है, हमें चौकस रहने की जरूरत है, लेकिन इस बीमारी को कभी भी कमजोर या ये बहुत ही मामूली बीमारी समझने की गलती नहीं कीजिए। जो पिछले 6-7 महीने में हमने इस बीमारी के बारे में जो भी पता किया, उसमें सिर्फ एक ही चीज सामने क्लियर आया है कि ये बीमारी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। किस में ये जानलेवा साबित हो जाए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई यंग पेशेंट हो, कोमॉर्बिडिटी के साथ हो, बिना कोमॉर्बिडिटी के साथ हो, ये किसी के लिए भी जानलेवा सिद्ध हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप में कोई भी सिम्टम है तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए, और जहां भी नियरेस्ट टेस्टिंग फैसिलिटी है वहां पे टेस्ट कराकर, जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाए किसी और से आप नहीं मिलिए। मार्केट में जाने की जो टेंडेंसी है, बाकी लोगों से मिलने की टेंडेंसी है, इन सबको बचने की जरूरत है, अदरवाइज ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो सकती। जी, ये बात आप बड़ी अहम आपने कही है, जो सबसे अहम बात आपने कही अब तक पड़ताल में आया है सामने कि किसमें क्या किस तरीके से ये बीमारी असर डाले इसका पता नहीं है, इसलिए सबको चौकस रहने की जरूरत है। लेकिन सुभाष शर्मा साहब, उत्तर प्रदेश तो न सिर्फ चौकस है बल्कि इस बीमारी को काफी हद तक मात देता रहा है, तो हमें इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि फिर से सरकार एक बार सजग हो गई है और फिर से एक बार इसको हम मात देंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करके, लेकिन अब तो स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों की काफ़ी भीड़ होगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को 6 फीट की दूरी पर बैठाएं, यानी भौतिक दूरी मेंटेन की जाए, और सब बच्चे और शिक्षक मास्क लगा करके आएँ, और हर विद्यालय में सैनिटाइजर की सुविधा हो, जिससे बच्चे पहले अपना हाथ साफ कर लें तब अंदर घुसें, और थोड़ी थोड़ी दूर समय के बाद बच्चे अपना बाहर भी निकलते जाएं, जिससे कि उनको ऑक्सीजन मिलता जाए, कमरे के अंदर ही लगातार 4-6 घंटे नहीं बैठें, तो इससे सहूलियत होगी। और अभी जो त्योहारों के मौसम में हम लोगों ने बहुत भीड़ की चौक चौराहों में, बाज़ारों में, हाटों में, उसकी वजह से ये दूसरी लहर बढ़ गई है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी फिर से वही नियंत्रण करें, वही सावधानी बरतें, वही सतर्कता बरतें जो पहले हम कर रहे थे। जी, एक भी ढिलाई हम लोगों को बहुत ही कीमती पड़ सकती, बहुत महंगी पड़ सकती है, और जब तक हमारा वैक्सीन नहीं आ जाता, और जिसकी संभावना जनवरी 2021 के पहले नहीं दिख रही है, जी सर, तब तक हम सभी को सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यूपी में हमने बहुत अच्छा काम किया, आपको लगता है? पूर्व IAS अधिकारी हमें बता रहे हैं सुभाष शर्मा साहब, लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी, मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के अध्यक्ष को, अजय कुमार लल्लू जी को, वो कह रहे थे सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। इतनी नाउम्मीद क्यों नजर आ रहे हैं भाई? WHO ने कह दिया कि बड़ा अच्छा काम हुआ यूपी में, प्राइम मिनिस्टर मोदी को हम सुन रहे थे, आंकड़े भी बता रहे हैं हमें, सारे एक्सपर्ट्स भी यही बात कह रहे हैं, आप लोगों को क्यों नजर नहीं आता ये?
देखिए अजय जी, प्रयास निश्चित रूप पे सरकार द्वारा किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर टेस्टिंग और ज़्यादा होगी तो आंकड़े और ज़्यादा होंगे। और अभी क्योंकि मौसम बदलने वाला है और क्योंकि कोरोना एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ख़ास तौर पे ये सांस लेने में जब दिक्कत होती है, लंग्स पे पहले अफेक्ट करती है। और अब सर्दियां आ रही हैं, आमतौर पे हम हिंदुस्तानियों में आप देखेंगे कि हर दूसरे इंसान को जब सर्दियां आती हैं तो ज़ुकाम शुरू होता है और आपके चेस्ट में कहीं ना कहीं वो बलगम जो है वो अक्सर ज़्यादा जमा होने लगता है लोगों के अंदर। तो इस कारण से मैं समझता हूं कि आने वाला जो समय है उसमें कोरोना जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा लोगों को, वो बिकॉज ऑफ चेंज इन वेदर। तो जब आपके चेस्ट में कंजेशन होगा तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो वायरस है वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो हमें अब और ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा तैयार। तो आपको क्या लगता है सरकार और सतर्क और तैयार नजर आ रही है आपको और जो यूपी की? देखिए अजय जी, अभी अगर आप देखें, अगर आप निकल जाएं बाजार में तो जैसे पुलिस जितना स्ट्रिक्ट आपको दिल्ली में दिख रही है मास्क को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, यूपी में आप देखेंगे तो लोगों को इतना कैजुअल एटीट्यूड है कि लगेगा कि कोरोना नाम की चीज़ यूपी में है ही नहीं। तो लोग इतना फ्रीली जो है सब घूमते हैं, एक जगह पे भीड़ लगा खड़े हो जाएंगे कहीं भी, या कई लोग अफेक्टेड भी हैं, उनको पता नहीं है, जब तक उनको रियलाइज होता है तब तक वो काफ़ी लोगों से मिल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस और जो सरकार की तरफ से अभी दबाव होना चाहिए लोगों के ऊपर या अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और ज़्यादा, जैसे रेडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, वो थोड़ा और ज़्यादा करने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, अग्री मेजर साहब, आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं डॉक्टर समीर सिंह, यही बात डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ढिलाई अभी मंजूर नहीं कर सकते। पिछले दिनों हमने थोड़ी ढिलाई दी, शायद हमें उतनी ढिलाई नहीं देनी चाहिए थी क्या इन त्योहारों के मौसम में और अब आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए अजय जी, हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व मिला है। आप उस मार्च के महीने को देखिए जब कोरोना पूरी दुनिया में आया था, भारत के अंदर भी आया था। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था और एक ऐसी परिस्थिति थी जब कई राज्यों से हमारे प्रवासी मजदूर भी उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे थे, दिल्ली से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। उन परिस्थितियों में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजना बनाई, जो उनकी सोच थी, जो उनकी मेहनत थी, उसने रंग लाई और आज देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर आदरणीय योगी जी का मॉडल चल रहा है। जिस प्रकार मार्च में हमारे पास स्वास्थ्य व्यवस्था थी, हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, हमारे पास हॉस्पिटल उतने नहीं थे, लेकिन आदरणीय योगी जी ने उस विपरीत परिस्थिति में रोजाना अपनी टीम के साथ मीटिंग करके 674 हॉस्पिटल्स तैयार करना, बड़े पैमाने पर बेड तैयार करना, लेवल 2 के हॉस्पिटल हर जिलों के अंदर तैयार करना, मेडिकल कॉलेजों में टेस्टिंग क्षमता बढ़ाना और ऑक्सीजन, उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी पेशेंटों को। ऑक्सीजन आज हमारे पास इतना सरप्लस है, आदरणीय योगी जी ने योजना बनाई कि हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी ने कोरोना की इस महामारी में जिस प्रकार से योजना बना के काम किया, आज वो पूरी दुनिया के अंदर, चाहे WHO हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सबने सराहा है और बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लल्लू जी तो कह रहे थे कि आप पूरी तरह से फेल साबित हुए। अभी मैं सुन रहा था अजय कुमार लल्लू को, आदरणीय योगी जी ने मिला, दूसरी लहर भी हम उसी प्रकार से कंट्रोल करेंगे। देखिए लल्लू जी कांग्रेस को आरोप लगाना है, आरोप लगाती है, लगाती रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है, जहां मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को कंट्रोल किया, वहीं लोगों को रोजगार दिया, वहीं लोगों को नौकरियां दी, वहीं लोगों के घरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया, लोगों को किसी भी असुविधा से दूर किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता महफूज है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस करती है कि आदरणीय योगी जी जैसा नेतृत्व
हमें महफूज करके आगे ले जा रहा है। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जा रहा है और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी का नेतृत्व हम सबको महफूज रखेगा और इस उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, हमारे डॉक्टर्स, हमारे कर्मचारी निश्चित रूप से दिन रात डॉक्टर डीपी मिश्रा साहब, ये आने वाले दिनों में ना अब तो पीछे त्योहार का सीजन गया है, तो आने वाले दिनों में अब लगन का सीजन आ रहा है। शुभ दिन आने वाले हैं, देवोत्थान एकादशी 25 को है, उसके बाद से सारे शुभ काम होने लगेंगे, शादियां होंगी, पता नहीं बहुत तरह के शुभ काम शुरू हो जाएंगे। तो क्या हमें उन सब पर नजर रखनी पड़ेगी, अभी कंट्रोल में रखना पड़ेगा भीड़ भाड़ को फिर से एक बार? बिल्कुल नज़र में रखना पड़ेगा, क्योंकि शादियों का मौसम आ रहा, भीड़ भाड़ इकट्ठा होगी, उसके साथ साथ ठंडक का मौसम आ रहा। जैसे पहले एम्स के डॉक्टर साहब ने बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, तो इसमें निमोनिया का खतरा रहता है। इसलिए अगर लंग्स अफेक्टेड हो गया, निमोनिया हो गया, तो उस समय बीमारी खतरनाक रूप से ले सकती है। तो अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ना पालन किया, मास्क ना लगाए, एक दूसरे से मिलते रहे, भीड़ भाड़ इकट्ठा किए, तो निश्चित रूप से बीमारी फैल जाएगी। केवल सरकार के ऊपर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, ये समाज का, हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए हुए कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मास्क और 2 गज की दूरी है जरूरी, इसको हर व्यक्ति को पालन करना होगा। यह हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है साफ तौर पर, और ये लोगों ने दिखाया है। यूपी के लोगों ने, डॉक्टर साहब आपने खुद देखा होगा, यूपी के लोगों ने इस चीज को साबित किया है कि उन्होंने इन एक बातों को फॉलो करके जो सरकार कहती रही, वो लोगों ने फॉलो किया और हम लोगों ने मिल करके मात दिया है बहुत हद तक। ये हमने दिखाया है, आगे भी हमें फिर से एक बार और ज्यादा करना है। डॉक्टर नीरज निश्चल साहब, कुछ आंकड़े बड़े ही यूपी को लेकर के उत्साहित करने वाले मेरे सामने हैं, जैसे कि 93% ट्रेसिंग से कोरोना पर लगाम लगाया गया यूपी में। टीम 11 ने जो काम किया, पूरी दुनिया में जो तारीफ हुई है योगी सरकार की, WHO ने तारीफ की है इसमें। और अब आगे वैक्सीन जैसे ही आने वाला है, वैक्सीन आखिरी चरण में आप लोग बता रहे हैं कि टेस्टिंग में है, जैसे ही आएगा तो कैसे यूपी के हर लोगों तक पहुंचाया जाए, तो 4 स्तर पे उसकी तैयारी हो रही है, उसके रखरखाव की, कोल्ड स्टोरेज की, रीजनल लेवल पे, मंडल स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और उसको लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में जुट चुकी है सरकार। वो सारे काम होने लगे हैं, फंड रिलीज हो गए हैं, काम भी शुरू हो गए। व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं कि वाकई पिछला रिकॉर्ड यूपी में लड़ने का आगे भी हमें उम्मीद देता है वैक्सीन आने के साथ? देखिए, वैक्सीन लॉन्च हो रहा है, ये अच्छी बात है, और उसकी तैयारी, डिस्ट्रीब्यूशन की जो बारे में जो बात कर रहे हैं, इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, यूपी एक बड़ा स्टेट है, काफी पॉपुलेटेड है, तो इस पॉपुलेशन के पास कैसे, कितनी जल्दी हम वैक्सीन पहुंचा पाए, उसके लिए पहले से तैयारी करने की बहुत जरूरत है जी। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि जो ये वैक्सीन जब भी लॉन्च हो, 1 महीने में लॉन्च हो या 3 महीने के बाद लॉन्च हो, ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि लॉन्च होते ही ये बीमारी गायब हो जाएगी, क्योंकि जो भी वैक्सीन आ रहे हैं उनके मिनिमम 2 डोजेस की बात है, कम से कम 2 डोज लगेंगे जो 1 महीने के गैप पे लगना है। तो ये जो हम सोशल वैक्सीनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, जो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, जो आइडियली फिजिकल डिस्टेंसिंग टर्म यूज होना चाहिए, हैंड हाइजीन की बात करते हैं, कफ एटिक्वेट की बात करते हैं, या फिर जो मास्क पहनने की बात कर रहे हैं, अगर आप बीमार हैं तो अपने आप को आइसोलेट करें, ये इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए वैक्सीन आने के बाद भी। ये दोनों, सोशल वैक्सीनेशन और एक्चुअल वैक्सीनेशन, ये हैंड इन हैंड जाएंगे तो ही हम जान बचाने में सक्सेसफुल रहेंगे। ओवरनाइट सबको वैक्सीन नहीं मिल सकता है, आप कितनी भी तैयारी कीजिए, उसका इफेक्ट आने में टाइम लगेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन जब भी आए आप बिल्कुल तैयारी करके रखिए ताकि सबको तुरंत मिले, लेकिन ये सोशल वैक्सीनेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब तक सारे लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं, हम कोई ढिलाई नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, लेकिन ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तब तक कोई ढिलाई नहीं जब तक कि आपको वैक्सीन नहीं मिल जाए, डॉक्टर ना बता दे कि अब आप इम्यून हो गए, तब तक तो कोई ढिलाई नहीं कोई बरत सकते हम लोग, हमें ये ध्यान रखना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये लाख टके का सवाल सबके मन में है, थोड़ा इस पर आप लोग बताइए हमें। हर कोई आज यही पूछ रहा है कि वैक्सीन कब आने वाला है, कब वो ये वाकई सच्चाई में तब्दील हो जाने वाला है।
देखिए, जो जितने भी जो कैंडिडेट वैक्सीन है, चाहे वो फाइजर का वैक्सीन हो, मॉडर्ना की वैक्सीन हो, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हो, इवन जो रशियन वैक्सीन स्पुतनिक है, जो इंडियन वैक्सीन को वैक्सीन है भारत बायोटेक का, तो ये सारे एडवांस स्टेज पे है। सभी ने अपने फेज 3 ट्रायल में अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं एंड होपफुली ये जल्दी ही एक्सेलरेटेड क्लियरेंस इनको देकर जो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल किया जाएगा। तो अगेन इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, तो अब इसमें इस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी और जब ये रियल लाइफ फील्ड में जाता है तो उसकी एफिकेसी क्या सिमिलर रहती है, क्या रहता है, क्या साइड इफेक्ट प्रोफाइल होता है, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। ऑफ कोर्स वैक्सीन जल्दी आएगी, लेकिन ये क्या इस बीमारी को पूरी तरह से तुरंत खत्म करने में सक्षम है, ये तो समय ही बताएगा। मुझे लगता है कि इस पर एक सवाल और मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए कि ये यूपी में जो अभी तक मेरे पास आंकड़े हैं सरकार की तरफ से जो मिले हैं कि 22 जिलों में फिलहाल कोल्ड चेन पर काम शुरू हुए हैं, इन जगहों पर नहीं थे, बाकी जगहों पर हैं। वैक्सीन के लिए 1600 उपकरण का ऑर्डर कर दिया गया है। 5.5 लाख लोगों का डेटाबेस तैयार हुआ है। ये कि सरकार ने यह तय किया कि पहले हम हेल्थ वर्कर्स को देंगे, कोरोना वॉरियर्स को देंगे फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में हम देंगे 50 प्लस के लोगों को, 50 प्लस के लोगों को, थर्ड फेज में बिलो 50 को, और उसके बाद ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि ये स्ट्रैटेजी काम आएगी? 4 करोड़ पहली खेप में वैक्सीन लेने के लिए सरकार ने कोशिश कर दी है। तो बेसिकली ये ट्रायल्स करने की जरूरत है कि जो जिनमें हायर रिस्क पॉपुलेशन है उनको वैक्सीन पहले प्रोवाइड करना है। जो ये डिफरेंट जो 4-5 वैक्सीन जो डेवलप हो रहे हैं उनका जो कोल्ड चेन का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। जैसे फाइजर और मॉडर्ना वाले हैं, उन्हें ऑलमोस्ट -80 टाइप के रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो कोवैक्सीन और स्पुतनिक है ये रिलेटिवली कम कोल्ड चेन की जरूरत है। एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के थ्रू भी इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो किस तरह का वैक्सीन हम प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, उसके ऊपर ये कोल्ड चेन डिपेंड करेगा। एंड डेफिनेटली एक ट्रायजिंग करनी पड़ेगी कि किनको पहले देने से जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको पहले दें। ये सब डिसाइड करके तब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर मेजर साहब, मेजर आशीष चतुर्वेदी, तो आपको लग रहा है कि ये जो जिस स्ट्रैटेजी से आगे की तरफ सरकार बढ़ रही है यूपी की, ये आने वाले दिनों में भी जब जैसे हालात बनेंगे उनसे निपटने, उनसे लड़ने और उनको इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है? देखिए, तैयारी तो बिल्कुल निश्चित रूप से ज़रूरी है। जितना मैंने अभी सुना कि 2 वैक्सीन्स जो है अलग अलग टाइप में हैं, उनका जो स्टोरेज है उस तरीके का स्टोरेज सब जगह अवेलेबल हो, और किस तरीके से हम सब लोगों तक पहुंचाएंगे। सही बात है, इतनी बड़ी आबादी है, पहुंचाने में वक्त लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तैयारी है आगे की उसको तो रखा ही जाए, साथ ही सरकार थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाए, ख़ास तौर पे जैसे मास्क का इस्तेमाल है या बाकी जो सोशल नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस पर स्ट्रिक्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम क्योर करने के बजाय पहले प्रिवेंशन पे ध्यान दें। क्योर तो जब क्योर आएगा हम तभी कर पाएंगे, लेकिन प्रिवेंशन हम आज कर सकते हैं। उस पर हम कोशिश करें कि हम प्रिवेंशन को कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएं, उस पर वर्किंग होनी चाहिए। ज़्यादा अवेयरनेस हो, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस और बढ़ाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा इंडिविजुअल्स को कुछ ऐसे टिप्स या जो कुछ मेडिसिन आएँ जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। अगर हम अभी एकदम से क्योर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम उस बॉडी की अपनी रेजिस्टेंस, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, तो उस बारे में अवेयरनेस और ज़्यादा लोगों को, घरेलू उपचार हो या मेडिसिन हो या मल्टीविटामिन्स हो, तो कौन सी लेनी है, कितनी लेनी है, इस तरीके की अवेयरनेस अगर हम और क्रिएट करें तो मैं समझता हूं इसके आंकड़ों को हम सवाल उठा रहे हैं, पूछ लूंगा। अभी 2 डॉक्टर हमारे पास हैं, बेहतरीन डॉक्टर, टॉप डॉक्टर्स हमारे पास हैं, उनसे भी पूछ लूंगा मैं। मुझे जहां तक जानकारी है कि अगर आप संतुलित आहार लेते हैं और संतुलित व्यायाम करते हैं तो इससे इम्यूनिटी आपकी चरम पर रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा, मगर उससे पहले एक सवाल समीर जी आपसे, क्या वाकई आप सख्ती थोड़ी कम बरत रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, सवाल शक्ति का नहीं है अजय जी, सवाल लोगों के सहयोग का है, अपील का है।
हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व है, देश के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है। उनकी अपील पर आज तक देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने सदैव सहयोग किया है और आगे भी लेकिन जनता समीर जी, सहयोग अभी लोगों करेगी। को लगने जनता लगा के था पिछले सहयोग कुछ से दिनों से ही ये इस बात बार सही आगे है हम आगे कि आप बढ़ा रहे बाजारों हैं। में चले जाइए, आप बाहर निकलिए तो देखिए कि लोग अब लग रहा है कि भूल गए कि कोरोना भी था, या अब वो या तो आज ही जागे हैं, अब उनको लगता है कि ठीक है अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो आपको मार्केट में भीड़ दिखाई देता है, लोग लापरवाह हो गए हैं, मास्क को ठुड्डी तक पहनने लग गए हैं, वो हेलमेट वाला हाल हो गया मास्क का। कोरोना कम हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्लानिंग से कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम हुआ था। ये फोरकास्टिंग थी कि ठंडक आने पर कोरोना एक बार बढ़ेगा सेकेंड स्टेज में, उसकी भी तैयारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। रोजाना टीम 11 की बैठक करके उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है, उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है और हम कोरोना से बड़ी लड़ाई से भी लड़ने में कामयाब होंगे। ठीक है, और उत्तर ठीक है, तो अगर लग रहा है उनको महफूज रहेगी। अब मेजर साहब को लग रहा है कि आप सख्ती थोड़ी और बरतनी चाहिए, आपको विपक्ष ही कह रहा है कि नहीं आप और सख्त होइए, तो क्या बात है, सरकार को तो फिर तो ये ऐसा ही चाहिए सहयोग। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि मैं अगर स्टूडियो में आता हूं तो अपने इसके साथ आता हूं मास्क के, और यहाँ कैमरे के सामने क्योंकि कोई स्टूडियो में नहीं है यहाँ पर, तो मैं मास्क उतारता हूं। जैसे ही यहां से मैं निकलूंगा मास्क को पहनूंगा यूं और फिर जाऊंगा मैं बाहर, और इस अपने न्यूज़ रूम में भी मैं मास्क में ही घूमता रहूंगा, चाहे मेरा मेकअप खराब हो, ये मैं बता दूं आपको। तो इतनी आपको भी पाबंदी रखनी पड़ेगी। ये हेलमेट की तरह नहीं कि हम बाइक पे जा रहे हैं हेलमेट हाथ में लगा लिया, वैसे ही मास्क तो हम पहने हैं लेकिन यूं लगा के हम जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है फिर मास्क का। फिर आप भी एक्सपोज होंगे, खुद भी बीमार हो सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज निश्चल, एक बार मुझे जल्दी से आप बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, और मेजर आशीष चतुर्वेदी भी समझना चाहते हैं कि हाउ टू कीप आवरसेल्व्स फिट टू फाइट कोरोना। कोरोना से फाइट करने के लिए तब तक फिट कैसे रखें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर लोग पूछते हैं, उन्हें लगता है कि कोई दवाई खाने से, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने से वो हेल्दी रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने भी कहा कि बैलेंस डाइट, नियमित व्यायाम और हेल्दी लाइफस्टाइल, इससे ही आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट लेने से आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव नहीं होनी है। खाने का समय बिल्कुल सही होना चाहिए। जो हम ये फास्ट फूड खाते हैं, स्पेशली जो बच्चे और मिडिल एज के लोग हैं जो आते जाते अपना ब्रेकफास्ट मिस कर रहे होते हैं और फास्ट फूड पे रिलाई करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ये सारी चीजें जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करती है। क्योंकि जो भी हमने जो देखा है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, जो ओबीज लोग हैं, उनमें बीमारी के बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ओबेसिटी जो है वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है एंड इट्स ऑल रिलेटेड टू जो हम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और हम एनर्जी सप्लीमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, जो कि अच्छा तरीका नहीं है इम्यूनिटी इंप्रूव करने का। तो इसलिए हमें बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और हर दिन एटलीस्ट आधे घंटे के लिए ब्रिस्क वॉकिंग की आदत आपको डालनी पड़ेगी। इसी से ही आप अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। राइट सर, राइट सर। हम उम्मीद करते हैं कि सभी आप सब इस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसका पालन करेंगे। कोरोना को हम फिर से एक बार मात देंगे, अब तक जैसे देते रहे हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है, हमारे साथ है और हर कदम उठा रही है, ये नजर आ रहा है। तो धन्यवाद आप सभी का। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें @sales@